प्रथम मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। दिवाली पर युवाओं को पीएम मोदी की सौगात, लॉन्च करेंगे रोजगार मेला। 75,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। साफ हवा में सांस लेने दीजिए। दिल्ली में पटाखों पर रोक के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। कश्मीर में बंधक बनाए गए 11 बच्चे छुड़ाने के लिए बिहार सरकार भेजेगी टीम। परिजनों से मांगे गए थे रुपए। संदिग्ध हालत में गोली लगने से डीएसपी की मौत, एसओजी में थे तैनात। पनवेल से प्रतिबंधित पीएफआई के 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार। महाराष्ट्र एटीएस ने दबोचा। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। दिल्ली के ठीक पहले 22 अक्टूबर 2022 को धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के रोजगार मेला लॉन्च करने जा रहे हैं। इस रोजगार मेले के तहत पहले चरण में 75,000 लोगों की भर्ती की जाएगी। इन 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा जाएगा। नियुक्ति के लिए लोगों को प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। जिन 75,000 लोगों की नियुक्ति हुई है वे सरकारी के 38 मंत्रालय और डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे। ये नियुक्ति किए गए लोग ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप बी के और ग्रुप सी के लेवल पर ज्वाइन करेंगे। जिन पदों पर इनकी नियुक्ति की गई है उसमें सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, एलडीसी, स्टेनो पीए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एनटीएस जैसे पद शामिल हैं। इन पदों के लिए नियुक्ति मंत्रालय विभागों ने मिशन मोड में किया है। साथ ही अन्य भर्ती एजेंसियों जैसे यूपीएससी, स्टॉक सिलेक्शन कमीशन, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा भी भर्ती कराई गई है। इन लोगों में जल्दी नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस को सरल बनाया गया है और टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़ा हुआ है। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरी तरीके से दिशा में एक ये बड़े कदम के तौर पे देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री के निर्देश के मुताबिक सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग मिशन मोड में स्वीकृति खाली पदों को भरने की दिशा में काम करने आ रहे हैं। जून 2022 को पीएम मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी। अगले 1.5 सालों में यानी 2023 में आखिर तक केंद्र सरकार अपने अलग अलग विभागों और मंत्रालयों में 10 लाख लोगों को भर्ती करेगी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने खुद विभागों में सभी विभागों और मंत्रालयों में ह्यूमन रिसोर्स के स्टेट्स की समीक्षा करने के बाद ये फैसला लिया था। दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से रोक के लिए याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। वहीं एससी ने ये याचिका खारिज करते हुए कहा कि लोगों को साफ हवा में सांस लेने दीजिए। त्योहार मनाने के और भी कई तरीके हैं। आप मिठाइयों पर पैसे खर्च कर सकते हैं। याचिकाकर्ता बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी ने वकील ने कोर्ट में पराली से हो रहे प्रदूषण का मामला कोर्ट में रखने की कोशिश की। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को बाद में सुनेंगे। उच्चतम न्यायालय के समक्ष पटाखों से संबंधित मुद्दों के विचाराधीन होने के मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगाने संबंधी फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय के लिए इस तरह के मामलों पर स्वतंत्र रूप से गौर करना उचित नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा शीर्ष अदालत का ध्यान आकर्षित करने वाला प्रतीत होता है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायतों के निवारण के लिए कानून के तहत उचित कदम उठाने के लिए भी स्वतंत्र है। शेखपुरा के अरियारी प्रखंड स्थित पानापुर ग्राम के 11 नाबालिग बच्चों को कश्मीर में बंधक बनाया गया है। वहीं बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के मंत्री सुरेंद्र राम ने बच्चों को मुक्त कराने के लिए आदेश दे दिया है। सुरेंद्र राम ने कहा है कि किसी भी नाबालिग से जबरन काम कराना गैर कानूनी और अनुचित है। शेखपुरा जिला के सभी 11 बच्चों को काम दिलाने के नाम पर दिल्ली के रास्ते कश्मीर ले जाया गया और यहां उन्हें बंधक बनाकर अब फोन पर
नाबालिग बच्चों को छोड़ने के लिए परिजनों से 1,20,000 रुपए की मांग की गई है। मंत्री को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने विभागीय स्तर पर त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया। श्रम संसाधन विभाग की ओर से इस बारे में बीते बुधवार को रिलीज जारी करके जानकारी दी गई और मंत्री सुरेंद्र राम ने बताया कि सूचना मिलने के बाद उन्होंने शेखपुरा जिले के श्रम अधीक्षक, जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और विभाग के अन्य अधिकारियों को इस मामले में उचित कार्रवाई करते हुए सभी 11 बच्चों को सकुशल रिहाई की निर्देश दिए हैं। इस संबंध में मंत्री ने संयुक्त श्रम आयुक्त और बिहार भवन नई दिल्ली और संत नगर जम्मू कश्मीर सेक्टर 26 से के संबंधित अधिकारियों से भी संपर्क स्थापित कर नाबालिग बच्चों को मुक्त कराने का आग्रह किया है। इस आलोक शेखपुरा के जिलाधिकारी के एक पुलिस टीम का भी गठन किया गया है। टीम जम्मू कश्मीर के सभी 11 नाबालिग बच्चों को मुक्त कराएगी। आगे मंत्री सुरेंद्र राम ने कहा कि बाल श्रम अपराध है, इसकी अवहेलना करने वाले दंड के भागी है, ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साथ ही कहा कि हमारी प्राथमिकता शेखपुरा जिले के अरियारी खंड स्थित पानापुर ग्राम के गरीब परिवार के बच्चों को सकुशल घर वापसी कराना उद्देश्य है। पटियाला के नावा में डीएसपी गगनदीप भुल्लर की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत हो गई है। मौत की वजह फिलहाल अभी साफ नहीं हो पाई है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। गोली 32 बार बोर के निजी रिवॉल्वर से लगी है। नावा के डीएसपी दविंद्र अन्नी ने बताया कि अभी जांच चल रही है, जिसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बताया जा रहा है कि डीएसपी गगनदीप भुल्लर पटियाला स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप विंग में तैनात थे। ये नाभा के रहने वाले थे। मामा हरजीत सिंह ने बताया कि गगनदीप की अभी शादी भी नहीं हुई थी, वे घर में अकेले थे, जबकि उनकी मां लुधियाना गई हुई थी। गगनदीप के गनमैन ने करीब 10 बजे उन्हें फोन कर सूचना दी कि साहब की गोली लगने से मौत हो गई है। वहीं पटियाला जिले के नाभा में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप में तैनात डीएसपी गगनदीप भुल्लर की इनकी जानकार घर पर गोली लगने से मौत हो गई। हम मामले में आगे की जांच कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे हैं। पुलिस ने ये सब बयान देते हुए कहा है और घटना में इस्तेमाल हुए रिवॉल्वर की जांच भी की जा रही है। तो ये तमाम बयानें पुलिस की तरफ से सामने आई। महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने मुंबई से सटे रायगढ़ जिले के पनवेल से प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं पाबंदी के बावजूद ये सभी संगठन की गतिविधियां संचालित कर रहे थे। एटीएस के अनुसार गिरफ्तार लोगों में प्रतिबंधित संगठन के पनवेल सचिव और 2 अन्य कार्यकर्ता भी शामिल है। ये पनवेल में बैठक कर रहे हैं। उन्हें आज सुबह करीब 4 बजे गिरफ्तार किया गया। पनवेल मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूर है। पूछताछ के बाद चारों को गैर कानूनी गतिविधि कानून की धारा 10 के तहत मुंबई में एटीएस के काला चौकी इकाइयों में दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया। एटीएस मामले की आगे की जांच कर रहे हैं और केंद्र सरकार ने पिछले महीने पीएफआई और उसके कई सहयोगियों पर आईएसआई जैसे वैश्विक आतंकवादी समूहों से संपर्क होने का आरोप लगाते हुए 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। पिछले महीने पीएफआई से कथित रूप से जुड़े 250 से ज्यादा लोगों को पिछले महीने कई राज्यों में छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया था। रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। आप बने रहिए राज प्रथम के साथ। रात के 2 बजे, दिन के 12 बज गए। Say goodbye to the 1950s की टेक्नोलॉजी वाले memory foam mattress को। Meet India's first and only smart grid mattress. इसकी patented technology, there's softness that relaxes your pressure points and firmness that supports your back. Memory foam है बकवास, the Sleep Company mattress is झकास। Log on to the sleepcompany.in। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुक जाना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere.
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे अगली खबर का। जम्मू के ऊंचाई वाले इलाकों में बृहस्पतिवार को भारी बर्फबारी के कारण सीमावर्ती जिले पूंछ और राजौरी को दक्षिण कश्मीर के शोपियों से जुड़ने वाली मुगल रोड को बंद कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार रात से डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, रियासी, पूंछ, रामबन और कठुआ जिले में कई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। पुलिस उपाधीक्षक आफ्ताब बुखारी ने पीटीआई भाषा को बताया कि भारी बर्फबारी के कारण मुगल रोड पर यातायात बंद कर दिया गया है। इससे पहले 18 अक्टूबर को भी बर्फबारी के कारण एक दिन के लिए रोड बंद कर दिया गया था और बुधवार को यातायात बंद होने के कारण वहां फंसे लगभग 100 यात्रियों को निकाल लिया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने 19 से 20 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। घाटी के कई जिलों में मंगलवार दोपहर बाद तेज बारिश हुई। यहां दिन का तापमान 23.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्र में हल्की बर्फबारी भी हुई। पहलगाम में दिन का पारा 18.8 और गुलमर्ग में 12.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सर्दी में होने वाली बर्फबारी के दौरान आने वाली परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है और संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया गया है। बर्फबारी से पहले लोगों तक राशन और अन्य सुविधाएं पहुंचाने का निर्देश भी दिया गया। नवंबर या दिसंबर में सर्दी बढ़ने पर ऊंचे पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी भी होती है। इस दौरान रास्ते बंद होना, राशन की कमी और अन्य समस्याएं आती है। इसको देखते हुए समय से पहले ही तैयारियां कर ली गई है। एम्स ने सांसदों द्वारा भेजे जाने वाले मरीजों को अलग सुविधा देने का आदेश दिया है। इस आदेश के खिलाफ डॉक्टर एसोसिएशन के लोग आ गए हैं और इस आदेश के संबंध में एम्स के नए निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास के एक चिट्ठी सामने आई है। एम्स निदेशक ने इस चिट्ठी में कहा कि जिन मरीजों को सांसदों द्वारा अपेक्षित परामर्श या उपचार के लिए एम्स भेजा जाता है उन्हें उचित सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने एम्स के सहायक निदेशक, चिकित्सक अधीक्षक और सभी विभागों के प्रमुखों को ये चिट्ठी भेजी है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह बदहाल हो चुकी है, इसकी तस्वीरें हर दिन देखने को मिल रही है। वहीं हाल ही में छतरपुर में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां एक पिता को बेटी का शव ले जाने के लिए शव वाहन नहीं मिला। बेबस पिता 2 घंटे तक बेटी के शव को कंधे में लिए इधर उधर भटकता रहा। बाद में किसी तरह बस से बेटी के शव को गांव ले जाया गया और जानकारी के अनुसार जिले के बाजना थाना क्षेत्र में पाटन गांव में बुधवार सुबह नदी के पास 4 वर्षीय प्रीति अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान बच्ची की मिट्टी में दबने से मौत हो जाती है। हादसे के समय बच्ची का मामा वहीं नदी में नहा रहा था। तुरंत बच्ची को मिट्टी से निकाला और उसे गंभीर हालत में बिजावर अस्पताल ले जाया गया। बच्ची की हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। भांजे की मौत के बाद उसका मामा किशोरी शव को कंधे में लिए अस्पताल प्रबंधन और समाज सेवी के चक्कर लगाता रहा, लेकिन शव को घर ले जाने के लिए उन्हें शव वाहन नहीं मिल सका। बाद में बच्ची का मामा शव को लेकर निशुल्क वाहन की तलाश में समर्पण क्लब में गया, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी। 2 घंटे तक परेशान होने के बाद मामा किशोरी हताश होकर अपनी भांजी के शव को उठाकर अस्पताल में पैदल निकल पड़ा और चौराहे से टैक्सी लेकर पुराना बिजावर नाका तक पहुंचा, जहां बस में बैठकर बच्ची के शव को अपने गांव के लिए ले गया। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों स्थानीय विधायक ने शव वाहन दिया था, जिसके बाद यहां जरूरतमंद लोगों को समय पर वाहन नहीं मिल पाता है। इसके पूर्व भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही है। तो देखिए, आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह बच्चे के शव को उठा के ले जाया जा रहा है। गाजियाबाद शहर के नंदग्राम इलाके में दिल्ली के 38 वर्षीय नर्स के साथ निर्भया जैसी दरिंदगी होने का सनसनीखेज आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया गया। वहीं नंदग्राम में भाई के घर से उसके जन्मदिन समारोह में शामिल होकर दिल्ली अपने घर लौट रही थी।
उसी दौरान भाई का आरोप है कि 4 युवक बहन को 16 अक्टूबर की रात 10 बजे स्कॉर्पियो गाड़ी में डालकर जंगल ले गए। वहां एक और ने मिलकर दुष्कर्म किया और उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाल दी। उसके साथ हाथ बांधकर 18 की सुबह बोरी में बंद कर आश्रम रोड पर उसे सड़क किनारे फेंक दिया गया। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है, लेकिन घटना को संदिग्ध बताया जा रहा है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई है। नंदग्राम थाने में दर्ज एफआईआर में युवती के भाई ने बताया है कि बहन को दिल्ली नंदनगरी क्षेत्र में स्थित अपने घर ले जाना था। वह उसे आश्रम रोड पर मंदिर के पास ऑटो स्टैंड पर छोड़कर आ गया था। वहीं से उसे अगवा कर लिया गया। नर्स के सड़क किनारे पड़े होने की सूचना पुलिस को राहगीरों ने दी, लेकिन उससे पहले ही एक युवक वहां मौजूद था। पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया। उससे पूछताछ फिलहाल की जा रही है और वह बार बार अपने बयानों को बदल रहा है। इससे पहले भी पुलिस के शक की सुई उसी पर टिकी हुई थी। पुलिस का कहना है कि घटना की सच्चाई का राज उसके सीने में फिलहाल अभी दफन है। ये उसकी जुबान पर आते ही पूरा खुलासा हो जाएगा। यह एक दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है और पुलिस ने उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स भी निकलवाई है। इसकी लोकेशन भी चेक की जा रही है और जब महिला बेहोश पड़ी थी तब उसकी तरफ से बयान आया था कि तुम मुझे हाथ ना लगाओ, पुलिस को बुलाओ, जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। कहराने की आवाज में नर्स ने ये बातें कही उस राहगीरों से की जिसने पुलिस को ये सूचना दी। राहगीर ने पुलिस को बताया कि वहां पहले से एक युवक मौजूद था। नर्स से पहले उस युवक ने ही उससे कहा कि तुम पुलिस को फोन करो और पुलिस को 112 पर कॉल करके सूचना दी गई। थोड़ी ही देर बाद पुलिस आ गई और महिला को अस्पताल ले जाया गया। तो ये निर्भया जैसी दरिंदगी सामने आई गाजियाबाद में। बसपा सुप्रीमो मायावती ने वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर कहा कि कांग्रेस अपने बुरे समय में ही दलितों को आगे करती है और बलि का बकरा बनाती है। यह उनका छलावा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि उन्होंने दलितों और उपेक्षितों की मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके समाज की हमेशा उपेक्षा और तिरस्कार किया है। इस पार्टी को अपने अच्छे दिनों में दलितों की सुरक्षा और सम्मान की याद नहीं आती, बल्कि बुरे दिनों में इनको बलि का बकरा बनाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपने अच्छे दिनों में लंबे समय से अधिकांश गैर दलित को एवं वर्तमान की तरह सत्ता से बाहर बुने दिनों में दलितों को आगे रखने के लिए याद किया जाता है। क्या ये छलावा है और या फिर राजनीति है? लोग पूछते हैं कि क्या यही है कांग्रेस का दलितों के प्रति वास्तविकता प्रेम? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के फिलहाल अभी नए अध्यक्ष बन चुके हैं। ये छठी बार है जब कांग्रेस को निर्वाचित अध्यक्ष मिला है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए राज प्रथम के साथ। हर चीज का भाव बढ़ गया है। दूध 5 रुपए से, सेब 30 रुपए से, पेट्रोल का भाव तो बीपी बढ़ा देता है। इस टॉमी का भी भाव बहुत बढ़ गया है। चिल माचा, शुक्र है रैपिडो ऑटो के भाव तो नहीं बढ़े। ऑटोज में सबसे किफायती और आपके घर तक भी बेस्ट प्राइस अश्योर्ड। फॉरगेट मीटर, एंजॉय एवरी किलोमीटर। दीदी अब ऐसे ऑटो लेने कहाँ तक जाओगी? दरवाजे तक। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। थैंक यू। वेलकम बैक कविता।
ऑटो ढूंढने की परेशानी और पुराने तरीकों की कहानी पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। पापा, भाई आ गए। क्या हो गया? आजा, जल्दी आजा। बेटे की नजर उतार ले, सामने वालों की नजर पड़ने से पहले। ओ सन्नी, बीच में से हटा ले इसको। सड़क तेरे खानदान की नहीं है। डॉक्टर बेटा गाड़ी क्या ले आया? सड़क तेरे खानदान की हो गई। अबे, यहाँ बड़ों में तमीज ना हो, छोटों से क्या उम्मीद लगाना? बेईमानों से तमीज नहीं सीखनी हमें। चल सन्नी अंदर चल। बेईमान किसे बोला? तुझे बोला। बेईमान किसे बोला? आदमी की आदमी से कैसी ये लड़ाई, खोखली थी रीत वो जो आगे क्यों है बढ़ाई। सामने वालों से ज्यादा लड़ियां लगनी चाहिए। इतनी लड़ियां लगानी है कि सामने वालों का घर फीका पड़ जाए। खोखली उस रीत की दीवार को गिरा दे। पापा क्या हुआ? नफरतों के रास्ते तू नक्शे से हटा। कोई जरूरत नहीं, उनका अपना मामला है। बहुत गर्व है ना आपको मेरे डॉक्टर होने पे, तो मुझे अपना फर्ज निभाने दीजिए। खोखली उस रीत की दीवार को गिरा दे, नफरतों के रास्ते तू नक्शे से हटा दे, नक्शे से हटा दे, नक्शा नया तू बना दे। होए जग ये आपसों तो आईना दिखा दे, आईना दिखा दे, हो आईना दिखा दे। ले मशाल अपने की का, ले मशाल अपने की का, और मन अंधेरा मिटा दे। ले मशाल अपने की का, और मन अंधेरा मिटा दे, मन अंधेरा मिटा दे। मन अंधेरा मिटा दे, नेकी की लौ जला दे। मन अंधेरा मिटा दे, नेकी की लौ जला दे। मन अंधेरा मिटा दे, नेकी की लौ जला दे। चलो इस दिवाली मन का अंधेरा मिटाते हैं, मैनकाइंड के साथ नेकी की लौ जलाते हैं। Kindness resides in all of us. We just have to find it for others. Spreading kindness since 1995 by providing quality medicines at affordable prices. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी शशि थरूर को भारी वोटों से हरा दिया है। तो क्या राहुल गांधी को इस नतीजे के बारे में पहले से ही पता था? ये सवाल मीडिया में चारों ओर घूम रहा है, क्योंकि चुनाव नतीजों से पहले राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया था जिससे इस चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे। अब कांग्रेस इस पर सफाई दे रही है। पहले ये जान लिया गया कि राहुल गांधी ने क्या कहा था जिस पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश के
कुल्लूर में राहुल गांधी से एक सवाल किया गया था कि नया कांग्रेस अध्यक्ष पार्टी में क्या करेगा। इस सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका पर टिप्पणी नहीं कर सकता, इस पर खड़गे जी कमेंट करेंगे। जहां तक मेरी भूमिका का सवाल है तो बहुत स्पष्ट है कि अध्यक्ष तय करेंगे कि मुझे कहाँ रहना है और क्या काम करना है। आपको खड़गे जी और सोनिया जी से पूछना होगा। तो इसी जवाब का राहुल गांधी ने जो मीडिया के सवालों का जो जवाब दिया था, इसी पर जो लोगों की अटकलें हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि क्या राहुल गांधी को ये पहले से ही पता था कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ही होंगे। मध्य प्रदेश स्थित मुरैना में गुरुवार को पटाखे के गोदाम में विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद 6 से अधिक बच्चे, महिला, पुरुष मलबे के नीचे दब गए। मलबे के नीचे दबने से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 7 लोग घायल बताए गए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और प्रशासन पहुंचा और जानकारी के मुताबिक बानमोर नगर में जैतपुर रोड पर स्थित गोदाम में विस्फोट होते ही अफरा तफरी मच गई। इससे मकान के कुछ किराएदार भी रह रहे थे। तो इस मकान में कुछ किराएदार भी रह रहे थे, ये भी बात खुलकर सामने आई और इसमें 7 लोगों की मौत हो, 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं और कई लोगों की इस दौरान मृत्यु भी हुई। तो ये मुरैना में पटाखों के गोदाम में विस्फोट हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। बलात्कार का दोषी राम रहीम इन दिनों पैरोल पर जेल से बाहर आ गया है। कैद से बाहर आने के बाद उसने एक ऑनलाइन सत्संग किया। ये सत्संग 18 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के बागपत में आयोजित हुआ। इस सत्संग में हरियाणा बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने हाजिरी लगाई। राम रहीम के इस ऑनलाइन सत्संग कार्यक्रम में बीजेपी नेता और करनाल के पूर्व मेयर रेणु बाला गुप्ता भी शामिल हुई। रेप का दोषी राम रहीम से ऑनलाइन संवाद करते हुए रेणु बाला गुप्ता ने दोषी बाबा को पिताजी कहकर संबोधित किया। रेणु गुप्ता ने कहा कि पिताजी का आशीर्वाद बना रहे। पहले आप करनाल आए थे, स्वच्छता का संदेश दिया था, उससे करनाल आगे बढ़ा। आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएंगे, सभी को आशीर्वाद दें। इसके बाद राम रहीम ने कहा कि आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, आप सभी जिम्मेदार लोग पूरे देश को चमकाएंगे और आगे लेकर जाएंगे। बाबा के पैरोल की टाइमिंग पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस समय हरियाणा में पंचायत चुनाव का माहौल बनाया हुआ है और इसके साथ ही आदमपुर सीट पर उपचुनाव भी होने हैं। करनाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की विधानसभा सीट भी है। तो वहीं हरियाणा सरकार ने इस पैरोल की रूटीन की एक और अपराधी की वैध अधिकार की प्रक्रिया भी करार दिया है। एशिया कप 2023 और विश्व कप 2023 को लेकर चल रही खबरों के बीच भारत के केंद्रीय युवा मामले में और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। इससे पाकिस्तान को झटका लग सकता है। इससे पहले बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने कहा था कि अगले साल पाकिस्तान में होने वाली एशिया कप 2023 के लिए टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी, इसलिए एशिया कप का आयोजन किस न्यूट्रल वेन्यू पर होना चाहिए। इसके बाद ही पाकिस्तान की ओर से भी तरह तरह के बयान सामने आए थे। जब भारतीय खेल मंत्री का बड़ा और तीखा बयान सामने आया तब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने साफ कह दिया कि अगले साल भारत में होने वाले विश्व कप में पाकिस्तान समेत सभी बड़ी टीमें भी हिस्सा लेंगी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये मामला बीसीसीआई का है, इसलिए वे इस मामले में ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत एक खेल महाशक्ति है जहां एक क्रिकेट विश्व कप आयोजित किए गए हैं। वनडे विश्व कप 2023 भारत में ही होगा और दुनिया भर की टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। उन्होंने कहा कि आप किसी भी खेल में भारत की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस पूरे मामले को लेकर भारत का गृह मंत्रालय फैसला लेगा और पाकिस्तान में सुरक्षा का फिलहाल अभी बड़ा मुद्दा है। तो अनुराग ठाकुर ने अपनी तरफ से ये बयान दिया और जिससे कि पाकिस्तान को करारा झटका लग सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
वंडर मसालों की रेंज है तैयार।